मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। यहाँ एमसीक्यूज के थ्रू हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ओनली AS नथिंग एल्स के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब मिलेंगी। आप ओनली IAS के यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ कोर्सेज हैं 2021 के प्रीलिम्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गया, और कुछ ऐसी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि हमारे आने वाले प्रीलिम 2021 के लिए सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, मतलब हाई कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव करना हो तो कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा दिया है इनकैपेसिटी। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 की ओर देखते हो तो आपको दिखता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए एक बेसिस बन सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए नहीं बनता है। यहाँ से हम स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही हम स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट करते हैं, हम ऑप्शन नंबर C के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो कि हमारा सही आंसर है। जज को रिमूव करने के लिए 2 हमारे पास कंडीशन रखी गई हैं, या तो उस जज ने प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर उसके पास उन्होंने इनकैपेसिटी हो। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड बन सकते हैं। पार्लियामेंट ने जजेस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया है, उसमें कंप्लीट प्रोसीजर रखी गई है किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। एक चीज़ ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट प्रेसिडेंट अपने विम्स एंड फैंसीज, अपनी मनमर्जी के अनुसार किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास होके आया हो। 2 ग्राउंड दिए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये चीज़ है, भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया गया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि आर्टिकल 323B के अंदर हम ऐसे ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड है। आर्टिकल 323A के अंदर हम ऐसे ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि बाकी अदर मैटर्स के लिए है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर हमें 2 दिया है कि आर्टिकल 323A और 323B दोनों के तहत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही क्या कर सकती है, ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकती है। इसका क्या सही जवाब होगा? इसका देखो कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, ना पहला स्टेटमेंट सही है ना हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर हमारा D यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए रीज़न क्या है। आर्टिकल 323A में बात की गई है, अगर ट्राइब्यूनल बनाना है तो क्या होगा, हम ऐसे पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 323A में। ठीक है, जैसे कि अगर सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उनके लिए ट्राइब्यूनल बनाना है तो वो आएगा आर्टिकल 323A के अंदर। आर्टिकल 323B में बात की गई है कि हम बाकी अदर मैटर्स के लिए बना सकते हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट है उसका कंपनसेशन के लिए ट्राइब्यूनल होता है, रेंट के लिए ट्राइब्यूनल होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आर्टिकल 323A में बात की गई है कि सिर्फ पार्लियामेंट को ये अधिकार है ट्राइब्यूनल बनाने का, आर्टिकल 323A के अंदर। जबकि आर्टिकल 323B के अंदर अगर ट्राइब्यूनल बनाना हो तो उसका अधिकार पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। ठीक है, और अगर हम ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हैं, हम अगर अपील करना चाहते हैं तो चंद्र कुमार केस में ये फैसला आ चुका है कि डायरेक्ट हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, हमें जाना होगा अपील के लिए हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक फूल के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए हैं, बड़ा सा एक स्टेटमेंट है। इसमें बोला है कि ये एक ऐसा फूल है जो कुछ घंटों के लिए ही ब्लूम करता है, खिलता है,
और माना जाता है कि ये फूल अपने साथ लक और प्रॉस्पेरिटी लाता है। इस फूल का जिक्र कुछ स्क्रिप्चर्स में मिलता है और जो हमारे होली श्राइन्स हैं जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तुंगानाथ है, वहाँ पे ये फूल पाया जाता है। और उत्तराखंड का ये स्टेट फ्लावर है यानी कि राज्य पुष्प है। इस फूल के बारे में हमें बताना है। 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, मल्टी स्टोरी फ्लावर, ब्रह्म कमल, सूर्य कमल या फिर मैग्नोलिया। इसका सही जवाब होगा ब्रह्म कमल। ठीक है, आप में से जो लोग उत्तराखंड के हैं उन्हें ये आइडिया होगा क्योंकि आपके तो ये स्टेट का स्टेट फ्लावर है। देखिए ब्रह्म कमल क्या होता है कि जनरली जब अपना मानसून होता है जून, जुलाई और अगस्त, उस महीने के अंदर ये फूल जो है वो ब्लूम करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही फूल है, मतलब एक टहनी के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर ये एक फूल होता है और इवनिंग के समय में ही होता है। और ये मेनली पाया जाता है हिमालयाज अपने जो भी हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे स्टेट फ्लावर है ये उत्तराखंड का। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि जनरली क्या होता है कि हम ऐसा देखते हैं कि ब्रह्म कमल मानसून के दौरान ब्लूम करता है, बट अभी ये देखा गया कि ये फूल जो है वो अक्टूबर के महीने में भी ये ब्लूम कर रहा था। तो साइंटिस्ट इसके बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ क्लाइमेट चेंज की वगैरह से कुछ ऐसा पैटर्न हमारा चेंज हो गया हो इस फ्लावर के ब्लूम करने का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड्स के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। लाइव स्टॉक मैन्योर्स, जो पशुओं से हम खाद बनाते हैं वो, ओशियन, और तीसरा हमें दिया है सॉइल अंडर नेचुरल वेजिटेशन, चौथा हमें दिया है बायोमास बर्निंग। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन के कई कंपाउंड होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO3 शायद होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। हमें इसमें बात की है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की है, N2O के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। हमें बताना है कौन कौन से सोर्सेज हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट में हम जनरल जब पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि सल्फर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, नाइट्रोजन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो नाइट्रोजन का एक सोर्स तो हमें पता है कि लाइव स्टॉक मैन्योर्स हो सकता है। रीज़न इसका ये है, पशुओं से जब हम खाद बनाते हैं तो उस खाद के अंदर उनका यूरिन भी इंक्लूड होता है, और हमें पता है कि यूरिन के अंदर अमोनिया होता है। ठीक है, और अमोनिया एक प्रकार का नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं कि कोई हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पहला वाला इंक्लूड होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम पहुँचते हैं ओशियन के पास। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है 1, 3, 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1, 2, 3, 4 से बात आ रही है हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कि ओशन पे। देखो आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश जो होती है, बारिश के थ्रू भी वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, वो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड के सारे कंपाउंड हैं, आपको ये याद ही करना होगा, इसके अलावा इनका कोई वो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो उन्हें ये नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड वगैरह होते हैं, क्या उनकी प्रोसीजर होती है, वो थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड के जो भी हमारे सोर्सेज हैं, लाइक लाइव स्टॉक मैन्योर, ओशियन, फर्टिलाइज सॉइल, बायोगैस बर्निंग, बायोमास बर्निंग, ठीक है, रन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स, ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कंट्रीज हमें दी है और उनकी कैपिटल्स को हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। देखो आप इसको अरेंज तभी कर पाओगे जब आपको इनकी कैपिटल्स के बारे में पता होगा। अब आप सोचोगे कि दुनिया भर में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, हम कैसे कैसे कौन कौन सी कंट्री के कैपिटल्स का नाम याद रखें। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो आपको फट से क्या करना चाहिए, आपको अपना मैप उठाना चाहिए और उस मैप में आपको जो भी कंट्रीज़ हैं, इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको लोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कौन सा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम तभी सही कर पाएंगे जब हमारा
मैप रीडिंग हमारी अच्छी होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक है। उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। और तजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशानबे। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगाबाद। ठीक है, तो हम लोग एक जब आईआर पढ़ते हैं तो हम अशगाबाद एग्रीमेंट भी पढ़ते हैं जो कि INSTC से रिलेटेड है। उज़्बेकिस्तान का जो ताशकंद है वहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और लास्ट में आएगा हमारा तजिकिस्तान। ठीक है, आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके। तो ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों